हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के फर्स्ट चैप्टर, इसका नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस से रिलेटेड 1 मार्क क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। एंड दीज 1 मार्क क्वेश्चंस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज, ट्रू और फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, डेफिनेशंस एटसेट्रा। एंड आई हैव कवर्ड total 30 questions in this video, and this video is going to be very beneficial for you. So I am Mukesh Bharti and I'm gonna start the class now. Okay, you all be attentive. The first question that we have is, who as an economist who estimated India's per capita income during the colonial period? Colonial period या ब्रिटिश पीरियड के समय में इंडिया के पर कैपिटा इनकम को एस्टिमेट करने वाले इकोनॉमिस्ट कौन कौन थे? तो बहुत सारे नोटेबल इकोनॉमिस्ट थे। ओके, दादा भाई नरोजी, विलियम दिगबाई, फिनले शिरास, आरसी देसाई। सो आप किसी भी व्यक्ति का नाम लिख सकते हैं। योर आंसर इज गोइंग टू बी करेक्ट। बट अगर फर्स्ट पूछा जाता है कि सबसे पहले किसने एस्टिमेट किया था, तो वहां पे आप दादा भाई नरोजी का नाम लिख सकते हैं। सो योर आंसर इज दादा भाई नरोजी। Second question that we have is, whose national income estimates were considered very significant during the colonial period? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसके एस्टिमेट को माना गया था? नेशनल इनकम के एस्टिमेट को माना गया था। तो उसका आंसर है बच्चों, याद रखना है, डॉक्टर V.K.R.V. राव। डॉक्टर राव ने जो नेशनल इनकम निकाला था या पर कैपिटा इनकम ग्रोथ रेट निकाला था, उसको सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट माना गया था। और इनके अनुसार जो पर कैपिटा इनकम का जो ग्रोथ रेट था बच्चों, दैट वाज 0.5%। ओके, थर्ड क्वेश्चन वी हैव, व्हाट इज पर कैपिटा इनकम? देखो, ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस चैप्टर से कि पर कैपिटा इनकम क्या होता है बच्चों। तो याद रखना, ये नेशनल इनकम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। एक तो होता है पूरे कंट्री का इनकम, जिसको हम पूरे देश का इनकम या नेशनल इनकम कहते हैं। बट कंट्री के नेशनल इनकम को जब आप पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हो, तो पर व्यक्ति या पर इंडिविजुअल या पर हेड नेशनल इनकम का कितना पार्ट जाता है वो निकल कर आता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि किसी भी कंट्री का, मैं ऐसे हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ, किसी भी मान लो एक नेशनल इनकम है 1000। ओके, और उस कंट्री का जो पॉपुलेशन है, ठीक है, जो उस कंट्री का जो पॉपुलेशन है बच्चों, ठीक है, वो मान के चलो 10 है। तो यहाँ पे नेशनल इनकम तो 1000 है, पॉपुलेशन 10 है, तो कहीं ये 1000 10 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो वन पर्सन पे कितना आएगा? तो उसे हम कैसे निकालते हैं कि 1000 टोटल नेशनल इनकम हो गया, 10 पॉपुलेशन हो गया, तो एक का निकालने के लिए जब डिवाइड करेंगे तो पर व्यक्ति, पर इंडिविजुअल, पर हेड कितना आएगा? 100 रुपीज या 100 करोड़ आएगा। तो इस तरीके से पर कैपिटा इनकम, तो डेफिनेशन बहुत इजी बच्चों। इट इज, व्हाट इज पर कैपिटा इनकम? इट इज इनकम पर हेड, एक हेड पे, एक व्यक्ति पे, एक पर्सन पे कितना आता है। एंड हाउ डू यू गेट इट? यू गेट इट बाय डिवाइडिंग द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री बाय इट्स पॉपुलेशन। नेशनल इनकम को पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं। तो डेफिनेशन या फॉर्मूला कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रेलवेज इन इंडिया। ब्रिटिशर्स ने रेलवेज को इंडिया में कब इंट्रोड्यूस किया? तो उसका आंसर देखिए 50s, 40s, 60, 75 किसमें? तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा बच्चों 1850 में ब्रिटिशर्स ने रेलवेज को इंट्रोड्यूस इंडिया में कर दिया था। एग्जैक्टली जो फर्स्ट ट्रेन जो ऑपरेट हुआ था इंडिया में, वो 1853 में हुआ था, बट रेलवे का इंट्रोडक्शन इंडिया में 1850 में हो चुका था बच्चों। ये पॉइंट याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बच्चों कि रेलवे ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया प्रमोटेड कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इसका सिंपल मतलब है बच्चों, क्या ब्रिटिशर्स ने जो रेलवेज को इंट्रोड्यूस किया था, उसका मेन मकसद क्या था? इंडियन इकोनॉमी को वो ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉइट करना चाहते थे। तो ट्रू और फॉल्स बताना बच्चों। तो देखिए, इसका आंसर ट्रू होगा। बट आपको पता है कि सीबीएसई में सिर्फ ट्रू या फॉल्स अगर लिख दिया जाएगा तो उससे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। यू हैव टू सब्सटैंशिएट, यू हैव टू गिव द रीजन। ओके, सो ये ट्रू होगा। ऐसा क्यों होगा बच्चों कि रेलवे का जो इंट्रोडक्शन हुआ था मेनली ब्रिटिशर्स ने 2 मकसद से किया था, 2 मोटिव से किया था। तो पहला मोटिव क्या था कि जो रॉ मटेरियल इंडिया से वो लोग रॉ मटेरियल ब्रिटेन ले जाना चाहते थे। तो रॉ मटेरियल को, जहां से रॉ मटेरियल ये लोग ऑब्टेन करते थे, वहां से पोर्ट तक ले जाने के लिए रेलवे स्प्रेड किया गया था, बिछाया गया था, है ना। जैसे मान के चलो हम 3 पॉइंट लेते हैं। एक हो गया पॉइंट
एक वैसा पॉइंट हो गया जहां से ये लोग ऑब्टेन कर, पॉइंट ऑफ ऑब्टेनिंग, है ना, जहां से लोग रॉ मटेरियल को ऑब्टेन कर रहे हैं। एक पॉइंट ये हो गया। एक हो गया पोर्ट, ओके, जहां पे वाटर शिप्स वगैरह होते थे। और ये इनका हो गया डेस्टिनेशन, या ये लोग ब्रिटेन ले जाना चाहते थे इनका, या कोई दूसरा डेस्टिनेशन होता था। तो यहाँ रॉ मटेरियल मिल रहा है, यहाँ पे रॉ मटेरियल मिल रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक भाई क्या हुआ कि रेलवे, यहाँ से यहाँ तक इन्होंने रेलवे को स्प्रेड कर दिया, ताकि रॉ मटेरियल को आसानी से हम पोर्ट तक ले जा सकें। और यहाँ पे बहुत सारे शिप्स थे, और यहाँ से पानी के रास्ते, वाटर रूट से ये लोग अपने अपने डेस्टिनेशन पे ले जाते थे। तो रेलवे का पहला मकसद क्या था कि रॉ मटेरियल को सोर्स ऑफ सप्लाई से, जहां से रॉ मटेरियल ऑब्टेन करते थे वहां से पोर्ट तक ले जाने के रेलवे से पे गया, वहां से फिर ये शिप्स के थ्रू क्या करते थे, अपने डेस्टिनेशन तक ले जाते थे। दूसरा क्या था बच्चों, एक्सपेंशन ऑफ मार्केट के लिए। ठीक है, मान के चलो ये ब्रिटेन हम ले लेते हैं एग्जाम्पल में, ये इंग्लैंड हो गया, ब्रिटेन हो गया। अब रॉ मटेरियल तो यहाँ पे पहुंच गया। अब यहाँ पे मशीन को यूज करके, इंडस्ट्रीज को यूज करके इन्होंने मशीन मेड गुड्स बनवा दिया। यहाँ पे गुड्स को इन्होंने प्रोड्यूस कर लिया। अब इन गुड्स को फिर पोर्ट्स तक लाया गया, इंडिया के पोर्ट्स तक लाया गया। अब यहाँ से इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट मार्केट में, मान लो बहुत तरह का मार्केट है, A B C D, तो ये अलग अलग मार्केट में पहुंचाने के लिए भी किसका इस्तेमाल किया गया बच्चों, रेलवे का इस्तेमाल किया गया। तो रेलवे का मेन मकसद, दो मकसद हो गया, रॉ मटेरियल को सोर्स ऑफ सप्लाई से पोर्ट तक ले जाना, और दूसरा फिर जो ब्रिटेन से जो पोर्ट पर जो फिनिश्ड गुड्स आती थी उनको डिफरेंट डिफरेंट इंडिया के मार्केट में ले जाना। इसलिए दूसरा जो मेन मकसद था, एक्सपेंशन ऑफ मार्केट फॉर द ब्रिटिश प्रोडक्ट इन इंडिया। तो ये दो मकसद था। तो रेलवेज का जो इंट्रोडक्शन हुआ, दैट वाज नॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, दैट वाज सोलली फॉर द बेनिफिट ऑफ ब्रिटिशर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि which sector was the contributor to GDP, major contributor to GDP of the country as well as biggest employer on the। तो देखिए याद रखिएगा बच्चों कि तीन तरह के सेक्टर आप जानते हैं, एक प्राइमरी सेक्टर हो गया बच्चों, एक सेकेंडरी सेक्टर हो गया, एक टर्सरी सेक्टर हो गया बच्चों। ठीक है, तो याद रखना ये जो तीन सेक्टर होते हैं इकोनॉमी में बच्चों, ठीक है, तो इसमें जो जीडीपी में जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन था वो किसका था, प्राइमरी सेक्टर का था। अब प्राइमरी सेक्टर में मेन एक्टिविटी क्या आती है, एग्रीकल्चर आती है। तो सिंपली याद रखना है एग्रीकल्चर की। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस जीडीपी जो इंडिया का था उसमें से सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन जाता था, इसीलिए हम लोग एग्रारियन इकोनॉमी कहलाते थे, और अभी भी कहलाते हैं। बट अभी उस समय सबसे ज्यादा, आज जितना आज हमारे इंडिया में मॉडर्न इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एस्टेब्लिश हो चुके हैं, पहले नहीं था। तो याद रखना है कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस सबसे ज्यादा जो मेजर कंट्रीब्यूशन जीडीपी में जाता था वो एग्रीकल्चर सेक्टर से जाता था। और बिगेस्ट एम्प्लॉयर का मतलब हुआ कि इंडिया का जितना भी वर्क फोर्स है, काम करने वाले लोग हैं, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के समय जितने थे, उसमें से सबसे ज्यादा लोग भी प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते थे। तो बिगेस्ट एम्प्लॉयर और मेजर कंट्रीब्यूटर टू जीडीपी ये एग्रीकल्चर या प्राइमरी सेक्टर था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन डिपेंडेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट रहने वाले लोगों का परसेंटेज क्या था टोटल पॉपुलेशन में से। तो याद रखना है बच्चों 85%, यानी आउट ऑफ 100% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ऑलमोस्ट 85% ऑफ पीपल लिव्ड इन विलेजेस और रूरल एरिया, एंड दे ऑब्टेन्ड देयर लाइवलीहुड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम एग्रीकल्चर। सो 85% लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है कि इंडिया का जो वर्क फोर्स था ऑन द ईव ऑफ वर्क फोर्स का मतलब आपको पता है बच्चों, जो लोग एक्चुअली में जॉब कर रहे होते हैं, जो लोग जिन लोगों को काम मिल चुका है। तो जितना भी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस लोग वर्क फोर्स था इंडिया में, उसका मेजर पार्ट यानी 72% किस सेक्टर में इंगेज थे। तो मैंने बोला कि सबसे, अभी भी बताया कि सबसे ज्यादा एम्प्लॉयर कौन सा सेक्टर था, प्राइमरी सेक्टर था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, प्राइमरी सेक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द ईयर, कौन सा ईयर है जिनको हम ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोलते हैं। देखो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इन दिस चैप्टर। किस ईयर को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोला जाता है और क्यों बोला जाता है।
ठीक है, तो याद रखना है बच्चों, ये 1921 को बोलता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन ऑफ इंडिया। अगर हम पॉपुलेशन से रिलेटेड कभी भी जो इंडिया में चेंज आया है, अगर हम चेंज की बात करें तो जो सबसे बड़ा हिस्टोरिकल चेंज है वो 1921 में पॉपुलेशन से रिलेटेड आया था। इसीलिए इसको हम ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोलते हैं। अब ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्यों बोलते हैं 1921 को? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इससे भी रिलेटेड कोई देखो 10th क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि 1921 को क्यों बोला जाता है। तो याद रखना है कि 1921 का दो, एक तरीके से दो स्टेज हो गया। एक हो गया प्रायर टू 1921 यानी 1921 से पहले, और एक हो गया आफ्टर 1921। ठीक है, तो ये फ्लक्चुएट, अगर हम 1921 से पहले की बात करें तो इंडिया का जो पॉपुलेशन था वो कंसिस्टेंट नहीं था, यानी फ्लक्चुएटिंग था, यानी कभी इंक्रीज कर रहा था पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, कभी इंक्रीज कर रहा था, कभी डिक्रीज कर रहा था। तो ये एक ट्रांजिशन पीरियड हो गया, एक स्टेज हो गया पॉपुलेशन का 1921 के पहले की, कभी घट रहा है पॉपुलेशन कभी बढ़ रहा है। बट 1921 के बाद कॉन्स्टेंटली राइज किया, यानी लगातार बढ़ता ही गया। तो दो तरह का 1921 से पहले पॉपुलेशन कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है, ये एक स्टेज हो गया। 1921 के बाद लगातार बढ़ता गया, इसीलिए ये 1921 एक ऐसा 1921 ये एक ऐसा पीरियड हो गया कि इसके पहले कुछ और हो रहा है और इसके पहले बहुत ही अलग ही होने लग गया, इसीलिए इसको हम ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोलते हैं। क्वेश्चन 10, द ईयर 1921 इज नोन एज ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड विद रिगार्ड टू ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, ट्रू और फॉल्स? तो अभी मैंने बताया ट्रू है कि इसको हम बोलते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, बट क्यों बोलते हैं आपको रीजन भी लिखना पड़ेगा। तो दो रीजन है कि 1921 के पहले पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट था इंडिया में, जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था इंडिया में, दैट वाज नॉट कंसिस्टेंट, कभी घट रहा था कभी बढ़ रहा था, फ्लक्चुएटिंग था। But it was only after 1921 that the population recorded a consistent rise. 1920 के बाद constantly ये क्या होने लगा, राइज होने लगा बच्चों, इसलिए इसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोला जाता है। क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है बच्चों, द ब्रिटेन मेंटेन मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियाज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। कभी भी हम मोनोपोली की बात करते हैं तो याद रखना बच्चों, हम फॉरेन ट्रेड की बात करते हैं, है ना। फॉरेन ट्रेड, अब फॉरेन ट्रेड की बात हम जब बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, फॉरेन ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं। तो मेनली उसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आता है। और ब्रिटिशर्स के दौरान या ब्रिटिश पीरियड के समय में, कॉलोनियल रूल के समय में, जो फॉरेन ट्रेड था इंडिया का, जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट था इंडिया का, उस पे मोनोपोली था किसका, ब्रिटिशर्स का, ब्रिटेन का। अब यहाँ पे बोलोगे सर मोनोपोली का मतलब क्या हुआ, तो मोनोपोली का मतलब यहाँ पे याद रखेंगे मोर देन 50%, 50% से ज्यादा जो फॉरेन ट्रेड था वो इंडिया का एक्सपोर्ट इंपोर्ट था, वो किसके साथ होता था, ब्रिटेन के साथ होता था। तो सिंपली याद रखना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, और अगर एक फिल इन द ब्लैंक रहता तो वहां पे आप क्या लिख सकते थे, फॉरेन ट्रेड के ऊपर क्या था, मोनोपोली था। अब देखो बच्चों, एक पॉइंट मैं बता देना चाहता हूँ जो आगे भी काम आएगा, ये जो फॉरेन ट्रेड पे मोनोपोली किसकी वजह से आता, तो उसके लिए एक पॉइंट जो था वो रिस्पॉन्सिबल था टैरिफ पॉलिसी। ब्रिटिशर्स का या कॉलोनियल गवर्नमेंट का डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, ठीक है, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन। अब ये डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी क्या था, सपोज करो बच्चे एक साइड इंडिया है ना, ब्रिटिश इंडिया है, ठीक है, और एक तरफ ब्रिटेन है, एक तरफ ब्रिटेन है ना, एक तरफ ब्रिटेन है। अब डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कि अगर इंडिया से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट किया जाए, यानी एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल इंडिया से, रॉ मटेरियल में क्या क्या आ गया, जैसे आपका कॉटन आ गया, जूट आ गया, इंडिगो आ गया, रॉ सिल्क आ गया, है ना। अगर रॉ मटेरियल हम एक्सपोर्ट किया जाता है ब्रिटेन को, तो इस पे नो टैरिफ, तो इधर से पे ब्रिटेन क्या कर रहा है, इंडिया पे कोई टैक्स नहीं लगा रहा है, या मान के चलो बहुत ही नाम मात्र का कम टैक्स लगा रहा है, यानी इंडिया रॉ मटेरियल को फ्रीली एक्सपोर्ट कर सकता है ब्रिटेन को। लेकिन और दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर ब्रिटेन से, है ना, इंपोर्ट करता है ब्रिटेन का प्रोडक्ट, यानी इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स, जिसे हम मशीन मेड गुड्स भी करते हैं, अगर फिनिश्ड गुड्स को इंपोर्ट करता है तो इस पे भी क्या कर रहा है कि नो टैक्स, यानी आप रॉ मटेरियल भेजो, ब्रिटेन के पास रॉ मटेरियल जाएगा, ब्रिटेन रॉ मटेरियल से अपने इंडस्ट्रीज में गुड्स बनाएगा और उन गुड्स को फिर इंडिया के मार्केट में लाकर बेचेगा, यानी ये दोनों फ्री कर दिया, ये बहुत ही नाम मात्र का टैक्स हुआ, जिससे किसको फायदा हो रहा है, ब्रिटेन को फायदा हो रहा है। बट
अगर इंडिया ब्रिटेन को या किसी भी कंट्री को हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है, जो इंडिया का इंडिजीनियस इंडस्ट्री था, अपना इंडस्ट्री था, हैंडीक्राफ्ट का एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, तो इस पे बहुत ज्यादा टैक्स लगेगा, बहुत ज्यादा टैक्स कर दिया, ताकि ये हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को ब्रिटेन को या अदर कंट्रीज को एक्सपोर्ट नहीं कर पाए, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। तो एक तरफ क्या कर रहे हो कि आप टैक्स नहीं ले रहे हो या बहुत कम ले रहे हो, जिसमें ब्रिटेन को फायदा, जिसमें इंडिया को फायदा है, इंडिया का इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट अगर बेचने की बात हो, ठीक है, तो उसमें बहुत ज्यादा टैक्स लग रहा है। तो इस केस में क्या होगा कि हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जो भी काम होगा वो किसके बेनिफिट के लिए होगा, ब्रिटेन के लिए। तो इस पॉलिसी के कारण इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री खत्म हो गया और ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट होने लगा रॉ मटेरियल का, और फिनिश्ड गुड्स का क्या होने लगा, इंपोर्ट होने लगा। इससे मोनोपोली हो गया बच्चों, ठीक है, पॉइंट याद रखना। अब उसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल इंडिया वाज अ, दो ऑप्शन दिए हुए हैं, नेट एक्सपोर्टर या नेट इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो मैंने फिनिश्ड गुड्स को ब्रिटेन से खरीदा जाता था, क्यों, क्योंकि डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी में क्या था भाई, उसमें टैरिफ पॉलिसी बहुत ही कम था या ना के बराबर था। तो कभी भी याद रखना है कि फिनिश्ड गुड्स, अगर ब्रिटेन से बात हो कि ब्रिटेन से फिनिश्ड गुड्स का क्या था, तो वहां पे बच्चों क्या होगा, नेट इंपोर्टर, क्योंकि फिनिश्ड गुड्स को क्या किया जाता था, इंपोर्ट किया जाता था। और अगर यही प्राइमरी प्रोडक्ट्स या रॉ मटेरियल टू, यहाँ फ्रॉम नहीं होगा बच्चों, यहाँ टू, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, नेट एक्सपोर्ट आएगा, याद रखना। तो याद रखना, अगर फ्रॉम ब्रिटेन रहेगा फिनिश्ड गुड्स तो नेट इंपोर्टर है, अगर प्राइमरी प्रोडक्ट्स टू ब्रिटेन रहेगा तो प्राइमरी प्रोडक्ट्स हमारे इंडिया से जाता था, यानी एक्सपोर्ट होता था, और फिनिश्ड गुड्स ब्रिटेन से इंडिया में आता था, इसलिए इसे हम क्या बोलते थे, नेट इंपोर्टर बन गया था इंडिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट के डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी के कारण इंडिया नेट इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स बन गया था और नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स। प्राइमरी प्रोडक्ट्स में आपको पता ही है क्या आता है, रॉ सिल्क, कॉटन, जूट, इंडिगो, इस तरह का। और ये हो गया एक्सपोर्टर में, और इंपोर्टर में जो भी है हमारे ही रॉ सिल्क से सिल्क के कपड़े बने हैं, जूट के प्रोडक्ट बने हुए हैं, इंडिगो से जो भी चीजें तैयार हो रही है, या कोई लाइट यूटेंसिल्स वगैरह है, जो भी ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट हुआ, इंडिया में इंपोर्ट किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स वाज, ये हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो खत्म हुआ इंडिया में, उसका मेन वजह क्या था। तो अभी देखिए, एक तो मैंने अभी बताया टैरिफ पॉलिसी, इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो टैरिफ पॉलिसी बहुत डिस्क्रिमिनेटरी था, वो इस तरीके से टैरिफ पॉलिसी को फॉर्म किया था जिससे सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन को फायदा हो, इंडिया का हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री क्या हो जाए, खत्म हो जाए। दूसरा जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को बर्बाद होने का रीजन था, खत्म होने का रीजन था, कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड गुड्स। इंडिया में मशीन मेड गुड्स बहुत ज्यादा मात्रा में आने लगा, और ये मशीन मेड प्रोडक्ट सस्ते होते थे, बहुत सारे वैरायटीज के होते थे, चूंकि ये मशीन्स में तैयार किए जाते थे। बट हमारे इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स था वो मशीनों में तैयार नहीं होता था, उसमें मेहनत ज्यादा लगता था, जिसकी वजह से प्राइसेस ज्यादा होते थे, वैरायटीज कम होते थे। तो जब इन दोनों में मार्केट में कंपटीशन हुआ, तो लोग या जनता मशीन मेड प्रोडक्ट्स को ज्यादा प्रीफर करने लगे, जिससे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री धीरे धीरे डिक्लाइन करती गई। पैटर्न्स ऑफ डिमांड भी चेंज हो गए बच्चों। जब ब्रिटिशर्स हमारे कंट्री में, तो हमारे इंडिया के लोग अंग्रेजों की तरह दिखना चाहते थे, या उनके तरह कपड़े पहनना चाहते थे, उनके तरह चीजों को इस्तेमाल करना चाहते थे, तो ब्रिटिश प्रोडक्ट्स का डिमांड ज्यादा होने लग गया और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट का डिमांड कम हो गया, और इन तीनों की वजह से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का पतन हो गया। क्वेश्चन 15 कहता है, डीके इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री लेड टू, जब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री खत्म हो गया तो उससे क्या हुआ, क्या उसका रिजल्ट हुआ। तो पहला तो अनएम्प्लॉयमेंट, जो लोग हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में अनएम्प्लॉयड थे, जो लोग हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए, क्योंकि जब इंडस्ट्री ही नहीं रहेगी तो लोगों का काम भी छूट जाएगा। तो पहला तो हुआ मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट, बड़े लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, क्योंकि इंडिया में सिर्फ एक ही हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी। और दूसरा कि लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, और दूसरा ये रिजल्ट हुआ कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के खत्म होने से फॉरेन कंट्री से, यानी ब्रिटेन से फिनिश्ड गुड्स का इंपोर्ट बढ़ गया। तो इसका आंसर होगा सी, जिसका आंसर है ए और बी बोथ, दोनों। छठा बच्चों की कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज क्या होते हैं। तो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज वो होते हैं विच प्रोड्यूस मशीन्स और मशीन टूल्स। ठीक है, याद रखना, कैपिटल गुड्स, है ना, कैपिटल गुड्स एक होता है कंज्यूमर गुड्स। जैसे कि मान के चलो हम लोग क्लॉथ्स पहनते हैं,
हम लोग शूज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, हम लोग ऑयल इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे की एटसेट्रा, बहुत सारी ऐसी चीजें, तो ये सारे क्या है, या मिल्क जो भी है, तो ये सारे क्या है बच्चों, कंज्यूमर गुड्स है, यानी कंज्यूमर जो अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए प्रोडक्शन करता है। अब इन चीज का प्रोडक्शन कहाँ होता है बच्चों, फैक्ट्रीज में, और इनके प्रोडक्शन में कौन काम आता है, मशीन। अब इस मशीन का भी तो कहीं प्रोडक्शन होगा, तो मशीन का जिस इंडस्ट्री में प्रोडक्शन होता है उसी को हम बोलते हैं कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, ठीक है। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज मतलब वो इंडस्ट्रीज हो गया जहां पे किसका प्रोडक्शन होता है, मशीन्स का प्रोडक्शन होता है, और मशीन्स किसको प्रोड्यूस करते हैं, कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज वेयर मशीन्स और मशीन टूल्स आर प्रोड्यूस्ड, तो इसका आंसर होगा विच कैन प्रोड्यूस मशीन टूल्स। 17 क्वेश्चन है बच्चों की टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, कभी कभी टिस्को का फुल फॉर्म पूछ देगा बच्चों, तो याद रखना टी स्टैंड्स फॉर टाटा, आई स्टैंड्स फॉर आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को, ओके, वाज इनकॉर्पोरेटेड, कब इनकॉर्पोरेट हुआ था, कंपनी बनकर कब इंडिया में आई थी, तो इसका आंसर रखना 1907 में, 1907 में टिस्को का निर्माण हुआ था। टिस्को का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन रेडी कहता है व्हाट इज एक्सपोर्ट सरप्लस, ये याद रखना बच्चों, एक्सपोर्ट सरप्लस वैसा सिचुएशन होता है जिसमें एक्सपोर्ट ज्यादा होता है, इंपोर्ट कम होता है। मान के चलो इंडिया में एक्सपोर्ट हो गया 1000 करोड़ का और इंपोर्ट हुआ 600 करोड़ का, तो आप बताइए कि सरप्लस का मतलब होता है बेनिफिट, यानी एक्सपोर्ट में हमें बेनिफिट हो रहा है, कितने का बेनिफिट हो रहा है, 400 का, तो 400 क्या है बच्चों, ये एक्सपोर्ट सरप्लस हुआ, ठीक है। तो ये याद रखना कि ब्रिटिश के दौरान जो हमारे कंट्री में फॉरेन ट्रेड होता था, इंटरनेशनल ट्रेड होता था, ज्यादातर टाइम में क्या पाया गया, हमेशा एक्सपोर्ट सरप्लस देखा गया, और इस एक्सपोर्ट सरप्लस का इस्तेमाल इंडिया के बेनिफिट के लिए नहीं हुआ, बल्कि ब्रिटिशर्स या जो कॉलोनियल गवर्नमेंट जहां जहां वार फाइट कर रही थी, जहां जहां युद्ध लड़ रही थी, वहां के खर्चे को पूरा करने के लिए, या अपने एडमिनिस्ट्रेटिव जो इनका एरिया था उसको बढ़ाने के लिए इस एक्सपोर्ट सरप्लस का इस्तेमाल हुआ। तो सिंपली याद रखना है, एक्सपोर्ट सरप्लस कौन सा सिचुएशन होता है, व्हेन एक्सपोर्ट इज मोर देन इंपोर्ट, ठीक है। और ब्रिटेन के समय, ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय जो एक्सपोर्ट सरप्लस था वो इंडियन के बेनिफिट के लिए यूज नहीं होता था। क्वेश्चन 19 कहता है बच्चों डिटेल्स अबाउट पॉपुलेशन और ब्रिटिश इंडिया वो फर्स्ट कलेक्टेड थ्रू अ सेंसस। देखो सेंसस की बात करते हैं तो हर 10 ईयर्स में, याद रखना कभी कभी आएगा सेंसस का टाइम क्या होता है, तो एवरी 10 ईयर्स, हर 10 ईयर में क्या होता है, सेंसस होता है। सेंसस में पूरे जो कोई भी कंट्री है उस कंट्री के पूरे पॉपुलेशन को या पॉपुलेशन से रिलेटेड बहुत सारे डाटा को एक एक करके कलेक्ट किया जाता है। और ये सेंसस ब्रिटिश इंडिया में यानी आजादी के पहले बिफोर 1947 है ना, सबसे पहले जो कंडक्ट हुआ था ये सेंसस बच्चों कब हुआ था, 1881 में। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको आपको याद रखना है कि फर्स्ट इंडिया का फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस या ब्रिटिश इंडिया में सबसे पहले जो एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन हुआ था वो सबसे पहले कब हुआ था, 1881 में सेंसस कंडक्ट कराया गया था। देखो ये क्वेश्चन फिर बच्चों, ये देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज हैं। व्हाट इज मोर्टालिटी रेट, देखो मोर्टालिटी रेट जो है ना बच्चों, ये जो हमने मोर्टालिटी रेट लिखा है, मोर्टालिटी रेट को ही हम बोलते हैं डेथ रेट, मृत्यु दर, है ना, इसी को क्या बोलते हैं, डेथ रेट। यानी डेथ रेट का मतलब है पर 1000 पॉपुलेशन कितने लोगों की इंडिया में डेथ होती है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं डेथ रेट बच्चों, ठीक है। तो ये मोर्टालिटी रेट या बर्थ रेट का मतलब उल्टा हो जाएगा, पर 1000 पॉपुलेशन कितने लोगों का जन्म होता है। तो ये डेथ रेट और या मोर्टालिटी रेट या बर्थ रेट, ये दोनों, बर्थ रेट और डेथ रेट, ये दोनों ब्रिटिश इंडिया में या ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस क्या थे बच्चों, बहुत ज्यादा था, हाई था, ये याद रखना है। व्हाट इज इनफैंट मोर्टालिटी रेट, तो मोर्टालिटी रेट का मतलब तो अभी मैंने बता दिया कि डेथ रेट हो गया। इन्फेंट का मतलब होता है शिशु, बच्चा। इन्फेंट का मतलब है 0 to 1 ईयर, 1 साल, जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने से 1 साल तक के बच्चों को हम क्या बोलते हैं, इन्फेंट बोलते हैं। बट इन्फेंट हो गया 0 से 1 ईयर का बच्चा। मोर्टालिटी रेट मतलब डेथ रेट, तो इसका सिंपल मतलब हुआ कि जब 1000 बच्चों का जन्म होता है तो 1000 बच्चों के जन्म में कितने ऐसे बच्चे हैं जो जन्म लेने के 1 साल के अंदर ही उनका डेथ हो जाता है, ये इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। तो देखो इसका डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज इन्फेंट मोर्टालिटी रेट,
तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज ऑल अबाउट नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ इन्फेंट्स, नंबर ऑफ डेथ ऑफ इन्फेंट्स, इन्फेंट्स को मतलब 0 to 1 ईयर पर 1000 लाइव बर्थ्स इन अ ईयर। और ये डाटा भी याद रखना बच्चों कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था क्या, तो 218 पर 1000, यानी अगर 1000 बच्चों का जन्म हुआ तो उसमें 218 ऐसे बच्चे थे जो 1 साल के होते होते उनका डेथ हो जाता था। तो सोच लो कि हमारे इंडिया का सिचुएशन कितना खराब है बच्चों। अभी जो यही डेथ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है बच्चों, वो शायद 44 या 40 के करीब है। आप इसको देख सकते हैं, सबस्टेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन पहले बहुत ज्यादा था 218। 23 का हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है इंडिया में तो किसका साइन है, पुअर हेल्थ केयर फैसिलिटी। सिंपल मतलब है कि हेल्थ केयर फैसिलिटी को जितना या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को जितना स्ट्रांग रहना चाहिए था इंडिया में उतना नहीं है, जिस वजह से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट उस समय ज्यादा था या ज्यादा है अगर प्रेजेंट में रहेगा तो। क्वेश्चन 24 कहता है व्हाट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। देखो ये बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है कि इट रेफर्स टू द एवरेज नंबर ऑफ इयर्स दैट अ पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव। एवरेज नंबर ऑफ इयर्स, देखो अगर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की बात करें बच्चों, है ना, तो उस समय सिर्फ 44 इयर्स था, यानी इंडिया में ज्यादातर लोग 44 इयर्स तक होते होते उनका डेथ हो जाता था, या उनका जो एवरेज नंबर ऑफ इयर्स लाइफ का था वो 44 था। और अभी यही बच्चों क्या है 68 है। तो आप सोचो कि बिफोर इंडिपेंडेंस जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, एवरेज नंबर ऑफ इयर्स दैट अ पर्सन कुड लिव इन इंडिया वाज ओनली 44 इयर्स, बट अभी जो एवरेज नंबर ऑफ इयर्स दैट अ पर्सन कैन लिव क्या है 68 है। तो आप समझ सकते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी पहले बहुत कम था और अभी क्या है बहुत ज्यादा है। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है एट द टाइम ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस मास इलिटरेसी। देखो यहाँ पे बच्चों क्या देना है, इलिटरेसी है, आई लगा हुआ है। लिटरेसी देखो एक हो गया लिटरेसी, लिटरेसी रेट, तो लिटरेसी रेट बच्चों 17% था इंडिया में। लिटरेसी रेट का मतलब आपको पता ही है कि आउट ऑफ, जैसे 17% लिटरेसी रेट का मतलब अगर आप 100 लोगों से मिलेंगे तो 17 लोग ही ऐसे मिलेंगे जिनको रीड एंड राइट करना आता है। लिटरेसी का मतलब साक्षरता दर होता है, जिनको लिखने और पढ़ने, है ना, ग्रेजुएशन 10th क्लास या ऐसा डिग्री विग्री की बात नहीं, ओनली सिंपल दे मस्ट बी नोइंग हाउ टू रीड एंड हाउ टू राइट। तो समझो कि लिटरेसी रेट इंडिया में 17% था, तो इलिटरेसी रेट कितना हो जाएगा, कितने लोग अनपढ़ गंवार थे या असाक्षर थे, तो 100 में से 17 माइनस कर देंगे तो 83 अपॉन में 100, यानी 100 लोगों से मिलेंगे तो 83 लोग आपको ऐसे मिलने वाले थे जिनको पढ़ने लिखने नहीं आता था। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिपेंडेंस के समय पे मास इलिटरेसी 83 था और लिटरेसी रेट सिर्फ और सिर्फ 17 था। क्वेश्चन 26 कहता है कि वो फार्मिंग कौन सी होती है जो बेसिक नीड्स ऑफ द फैमिली को पूरा करने के लिए होती है। तो याद रखना बच्चों, फैमिली के बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए या सेल्फ कंजप्शन के पर्पस से अगर फार्मिंग की जाती है, वैसे फार्मिंग को हम बोलते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। याद रखना बच्चों, सबसिस्टेंस फार्मिंग, है ना, किसके लिए, या तो ये बेसिक नीड्स ऑफ द फैमिली के लिए हो या उसी को हम दूसरे नाम में क्या बोलेंगे, सेल्फ कंजप्शन के लिए हो। तो सेल्फ कंजप्शन या बेसिक नीड्स के लिए होता है, उसे सबसिस्टेंस फार्मिंग बोलते हैं। इसी को दूसरे फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फार्मिंग की जगह पे फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया, इज अ फॉर्म ऑफ फार्मिंग इन विच क्रॉप्स आर प्रोड्यूस्ड टू प्रोवाइड फॉर बेसिक नीड्स ऑफ द फैमिली। तो यहाँ पे कौन सा फार्मिंग का फॉर्म हो जाएगा, सबसिस्टेंस फार्मिंग का फॉर्म हो जाएगा। तो कॉमर्शियल फार्मिंग और सबसिस्टेंस फार्मिंग में आंसर क्या होगा, सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो कॉमर्शियल फार्मिंग से भी एक क्वेश्चन है बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 28 कि आप कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ, एक नंबर का क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बनता है कि कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब क्या समझते हैं, या कॉमर्शियल फार्मिंग किसे कहते हैं। देखो जब हम दो तरह का फार्मिंग हो गया, एक तो हो गया सबसिस्टेंस फार्मिंग वाला जो भाई फैमिली के लिए या सेल्फ कंजप्शन के लिए होता है, और एक फार्मिंग होता है जिसे हम कॉमर्शियल फार्मिंग होता करते हैं। इसमें जो कॉमर्शियल में जो हम फार्मिंग करते हैं वो टू सेल इन द मार्केट, ये हम क्रॉप्स को मार्केट में बेचकर पैसे कमाने के लिए करते हैं। तो सिंपली है कि यहाँ पे जो प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स होगा कॉमर्शियल फार्मिंग में या कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में, जो प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स होता है, अनाजों का जो उत्पादन होता है, वो मार्केट में के लिए होता है। मार्केट के लिए मतलब मार्केट में बेच के पैसे कमाने के लिए होता है, इनकम अर्न करने के लिए होता है, ना कि सेल्फ कंजप्शन के लिए या फैमिली कंजप्शन के लिए होता है। ये पॉइंट याद रखना। क्वेश्चन 29 कर रहा है बच्चों,
ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का डेफिनेशन क्या होता है। तो सिंपली देखना है बच्चों, हमारे कंट्री का जो वर्क फोर्स है ना, वर्क फोर्स का मतलब क्या हो गया बच्चों, वर्किंग पॉपुलेशन, जो लोग इंडिया में जॉब कर रहे हैं। तो ये जो वर्क फोर्स है, ये 3 तरह के सेक्टर में काम कर रहे होते हैं, ठीक है। या कुछ लोग प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे होंगे, कुछ लोग सेकेंडरी सेक्टर में, कुछ लोग टर्सरी सेक्टर में। तो ये जो वर्क फोर्स को जो हम अलग अलग सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो सिंपल क्या हो गया, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क फोर्स। यहाँ पे वर्क फोर्स या वर्किंग पॉपुलेशन, या सिर्फ पॉपुलेशन नहीं आएगा बच्चों, हम उन पॉपुलेशन की बात करेंगे जो काम कर रहे हैं, वर्किंग पॉपुलेशन या वर्क फोर्स की बात करेंगे अक्रॉस प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों कि जो स्वेज कैनल जो था वो कब बना था, तो 1869 में स्वेज कैनल को बनाया गया था। और ये खास करके किस लिए बनाया गया था, ताकि ब्रिटेन और इंडिया के बीच में जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, गुड्स को या रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में जो पैसा खर्च हो रहा है वो कम से कम हो, इसके लिए ये तैयार किया गया था। एंड इट वाज प्रिपेयर्ड इन 1869। तो इसी के साथ बच्चों ये चैप्टर समाप्त होता है। ये 30 क्वेश्चंस मैंने आप लोग करवा दिए। अगर आप लोगों को कोई और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और आगे के चैप्टर्स का वीडियो, ये तो फर्स्ट चैप्टर का था, हर चैप्टर का मैं एमसीक्यूज तैयार करके आगे मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो इसी के साथ ये वीडियो हमारा खत्म होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि अगर मैं कुछ वीडियो पे अपलोड करता हूँ या कुछ आप लोगों के बेनिफिट के लिए डालता हूँ, so you must be notified earlier. Okay, so thank you very much for watching this video. Thank you very much बच्चों।